एतजाज हसन की बात हो गई है और उनका जो है वो राब्ता हो गया है, और एतजाज हसन जो है वो बस छोड़े, क्या बात करेंगे आप। जुल्फिकार भुट्टो जब फांसी घाट की तरफ गए तो एतजाज हसन ने पार्टी छोड़ दी थी और एयर मार्शल असगर खान की पार्टी में शामिल हो गए थे। अच्छा। और उसके बाद जब पार्टी में वापस आए थे तो अपने उन्हीं अज़ाइम के साथ आए थे। फिर वज़ीर दाखिला बने, फिर सब कुछ उनके लिए हवाले हुआ। फिर उसके बाद जो है बहुत मुश्किल वक्त में फिर पार्टी के सामने अब क्या, पार्टी को हर मरहले पर जो है मुश्किलात का शिकार करते हैं और पार्टी उनको नहीं छोड़ते हैं, ये पार्टी को नहीं छोड़ते हैं। आप कर लें जितने जीरो जमा करने हो कर लें। शाह खान अब्बासी कोई आसमान से उतर करें, अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, सदाकत अब्बासी से हार गए थे और बार इनसे इलेक्शन में लड़ते तो भी हार जाते। वो वहां लाहौर से जाकर एक सीट ली थी उन्होंने। लगारी साहब, फिर हल क्या है? फिर हल क्या है? तमाम मसाइल की निशानदेही तो हुई नहीं। मेरी बात सुनिए ना, उनके वालिद साहब तो अपना इसमें पाक फिजाइया में मुलाजिम थे। पाक फिजाइया के मुलाजिम के बेटे के पास कहाँ इतने वसाइल आए कि वो ऐलान चलाए? यार अपने बारे में बात करो ना, कहाँ से लाए थे आप? में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार है नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। वज़ीर आज़म एक तरफ कहते हैं कि बानी पीटीआई के मुकदमात खत्म होने की कोशिश हो रही है, मगर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ कहती है कि उन पर मजीद मुकदमात बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है, केसेस खत्म होंगे या मजीद बनेंगे? बात यह है कि हम किसी एक जगह से रूल नहीं होते हैं। हमारी हुक्मरान अशराफिया इस्लामाबाद में ही नहीं है, कहीं और भी है। सही। और दूसरी बात यह है कि बहुत से फैसले बहुत दूर होते हैं जो हमारी रसाई में नहीं है, जहाँ तक पहुँचना हमारे बस में नहीं है। तो फैसले कहाँ होते हैं, किस तरह से होते हैं, कौन किसकी परवरिश कर रहा है, कौन किसकी बर्दाश्त कर रहा है, कौन किसको प्रमोट कर रहा है, कौन किसे आगे ला रहा है और किस मकसद के लिए ला रहा है। पाकिस्तान एक तारीखी रियासत है। पहले बात तो ये मानना चाहिए हम सबको कि पाकिस्तान एक तारीखी रियासत है। ये नहीं है कि 1947 में एक दिन आया था और हम आज़ाद हुए थे। अब आज़ाद जब भी हुए सो हुए, लेकिन ये ज़मीन मौजूद थी, ये खिता मौजूद था, सिंध ऐसे ही था, पंजाब ऐसे ही था, ये सराइकी बेल्ट आपका ऐसे ही था, बलूचिस्तान भी यूं का तूं जैसे है ऐसे ही था, खैबर पख्तूनख्वा भी था, गिलगित बल्तिस्तान भी था, कश्मीर भी था। ये जो आपका खिता है ये हमेशा से इसी तरह इसी ज़मीन पर, जब से ज़मीन वजूद में आई, ये यहाँ पर है। यहाँ पर लोग भी रहते हैं, यहाँ इंसान रहते हैं और मुख्तलिफ लोग आते जाते रहे, लेकिन इंसान यहाँ रहते हैं। और एक तहजीब है, तमद्दुन है, इसका तसलसल है और हम कहीं और से गाइड होते हैं। हमारी कोई और जो है हमारे बारे में फैसला करता है कि किस ज़मीन को किस तरह इस्तेमाल किया जाना है। ये जो गमले लगाकर हमने सियासतदान पाले थे, वो अब सियासतदान इनकी जान को आए हुए हैं, इसलिए कि बहार अरब के बाद अब लगता यह है कि बहार पाकिस्तान चलने वाली है और बहार अरब के नताज हमारे सामने हैं जी। कज़ाफी के जाने के बाद, हुस्नी मुबारक के जाने के बाद और दीगर हुक्मरानों के जाने के बाद जो है वहाँ जो गुल खिले हैं, वहाँ पर जो खुशहाली की लहरें आई हैं, वो सब देख रहे हैं। और हमारे पास भी जो लोग चाहते हैं कि अपने शहजादों से और जो है गमलों में पैदा होने वालों से इस मुल्क की किस्मत बदलेंगे, तो वो किस्मत नहीं बदलेगी और हमारे साथ जो है एक शदीद किस्म का धोखा हो रहा है। मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं कि अदालतों में काली भेड़े हैं, तो हुजूर सियासतदानों में भी काली भेड़े हैं, बिल्कुल, इदारों में भी काली भेड़े हैं। साहब, आपने सर दो अभी मिसालें दी बड़ी अहम। आपने अरब स्प्रिंग की बात की है, दूसरा आपने फॉरेन इंटरवेंशन की बात की है कि फैसले कहीं और हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि फिर हमारी जो सियासी क़यादत है या उसमें कैपेसिटी नहीं है डिसीजन मेकिंग की, सही फैसले नहीं कर पा रहे, या फिर चूंकि हम माशी तौर पर आज़ाद नहीं हैं, खुद मुख्तार नहीं हैं, इसीलिए फिर हमें हर फैसले को मानना पड़ता है? हमें माशी तौर पर आज़ाद नहीं होने दिया गया, ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं। हमें ये सियासतदान जिनको आप अहलियत के सवाल उठाते हैं, ये इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ तमाम सियासी जमातों में लोग जो बैठे हैं वो भोने हैं, वो उनका कोई विजडम नहीं है, उनके पास कोई शार्ट साइटेडनेस का शिकार है, बहुत कोताह नजरी, कोताह बीनी, छोटी हद तक नजर रखना और मुल्क को न देखना, आने वाली नस्लों के बारे में न सोचना, आने वाली नस्लों के बारे में ख्याल तक न करना और मुल्क के मजमूई मफाद को पेश नजर न रखना। किसी का क्या मफाद हो सकता है? मैं कहता हूँ 72 साल की उम्र तक पहुंच जाने के बाद इंसान की कितनी ख्वाहिशात बाकी रहती हैं। हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, हमारे जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, जनाब इमरान खान, जनाब आसिफ अली जरदारी, जनाब मौलाना फजलुर रहमान,
जनाब महमूद खान अचकजई। तो लगारी साहब तमाम इकदाम फिर जाती ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए हैं, अवाम के मुफाद के लिए कुछ नहीं हो रहा। इनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ देखते हैं उधर कि कहाँ से इशारा आ रहा है हमारी तरफ। वो सिर्फ इसके मुंतजर होते हैं, जब इशारा होता है तो फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि इशारा उसकी तरफ हुआ है, फलां की तरफ हुआ है या मेरी तरफ हुआ है। ये सिर्फ इशारे के मुंतजर होते हैं और ये पाकिस्तान को नहीं देखते हैं। पाकिस्तान के लगारी साहब, अभी जो सीनियर कानूनदान है बैरिस्टर एतजाज एहसन, वो कहते हैं कि बानी पीटीआई को सब केसेस में रिलीफ मिलने जा रहा है और वो जल्द रिहा हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, ऐसा मुमकिन है? मेरे ख्याल में एतजाज एहसन की बात हो गई है और उनका जो है वो राब्ता हो गया है और एतजाज एहसन जो है वो बस छोड़े, क्या बात करेंगे आप। जुल्फिकार भुट्टो जब फांसी घाट की तरफ गए तो एतजाज एहसन ने पार्टी छोड़ दी थी और एयर मार्शल असगर खान की पार्टी में शामिल हो गए थे। अच्छा। और उसके बाद जब पार्टी में वापस आए थे तो अपने उन्हीं अज़ाइम के साथ आए थे। फिर वज़ीर दाखिला बने, फिर सब कुछ उनके लिए हवाले हुआ। फिर उसके बाद जो है बहुत मुश्किल वक्त में फिर पार्टी के सामने अब क्या, पार्टी को हर मरहले पर जो है मुश्किलात का शिकार करते हैं और पार्टी उनको नहीं छोड़ते है, ये पार्टी को नहीं छोड़ते हैं। लगारी साहब, आप कह रहे हैं एतजाज एहसन पक्की खबर दे रहे हैं, कोई तज्जिया नहीं है उनका। ये मैं कह रहा हूं कि तजिया हो या ना हो, पक्की खबर हो तो पक्की खबर कहीं से आई होगी ना उनके पास। सही। अब बता दें वो अमेरिका से आई है, बरतानिया से आई है, इस्लामाबाद से आई है, रावलपिंडी से आई है, कहां से आई है उनके पास? तो लगारी साहब, फिर तो बानी पीटीआई सही कहते रहे साइफर वाले मामले में कि बैरूनी मुदाखलत होती है, सही कह रहे थे वो। तो बैरूनी मुदाखलत के बारे में भी तो जाहिर है वही ज्यादा बेहतर जानते होंगे ना, जिसने वो कागज देखा है। हमने वो कागज नहीं देखा है, तो उन्होंने देखा। असद मजीद क्या कह रहे हैं, जिन्होंने वो कागज भेजा था उनसे पूछें कि वो क्या कहते हैं, जिसने रिसीव किया वो क्या कहते हैं। लगारी साहब, अभी सियासी मंजरनामे में हम गौर करें तो आपको क्या लगता है क्यों अचानक ये तब्दीली आई? कुछ रोज पहले तो मफाहमत की बातें हो रही थी, साथ बैठकर जो सियासी जमातें हैं उनके रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, अचानक ये तलखी क्यों बढ़ गई? वो तलखी बढ़ने के कई असबाब हैं। बात यह है कि आपके मैकेनिज्म को कोई एक जगह से कंट्रोल नहीं करता है। सही। और किसी एक जगह से कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उसे अवाम के कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन कभी वो कहीं चला जाता है। पावर का सेंटर जो है कभी कहीं होता है और कभी कहीं होता है, कभी मुल्क के अंदर होता है, कभी मुल्क के बाहर होता है। कभी आप डिक्टेशन ले रहे होते हैं, कभी दाएं से डिक्टेशन लेते, कभी बाएं से डिक्टेशन लेते। लगाई साहब, ये तो बहुत परेशान सूरत हाल है, ऐसे तो मुल्क डूब जाएगा अगर यहाँ से वहाँ से डिक्टेशंस आती रहेंगी। आपके बस में क्या है? आपके बस में यह है कि आप सुबह आकर चैनल पर अपना सुबह का नशरियात करें। हमारे बस में नहीं है कि हम जाकर इस्लामाबाद के या शाहराह दस्तूर पर जाएं या हम रावलपिंडी में जाएं और वहां जाकर अर्ज करें हुजूर इस मुल्क का ख्याल कीजिए। तो लगारी साहब, अभी अगर बात करें नून लीग की तो नवाज शरीफ जो है वो पार्टी सदर बन गए हैं बिला मुकाबला। कैसे देखते हैं आप? लगता है कि अब हालात नून लीग के बेहतर होंगे सियासत के? मैं कल परसों से लेकर अब तक तालियां बजा रहा हूँ, सब तालियां बजा रहा हूँ। इनकलाब आ गया है, बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है मुल्क के अंदर और इनकलाब के सौते फूट पड़े हैं। एक जो है ची गवेरा आ गया है, एक जो है वो माओ ज़ेडुंग को इक़्तिदार मिल गया है वापस अपनी पार्टी का, एक व्लादिमीर लेनिन आ गया है, एक जो है वो हो ची मिन आ गया है। ऐसे ही लगाई साहब, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं शाहिद खाकान अब्बासी ने मेरे साथ बड़ी सोबतें सही हैं, तो बड़ा अच्छा मेरा साथी था। लगता है कि पुराने साथियों को इकट्ठा कर रहे हैं दोबारा से। नहीं तो फिर क्या होगा? आप 50,000 जीरो जमा कर लें तो फिर क्या होगा? आप कर लें, जितने जीरो जमा करने हो कर लें। शाहिद खाकान अब्बासी कोई आसमान से उतर करे, अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, सदाकत अब्बासी से हार गए थे और इनसे इलेक्शन में लड़ते तो भी हार जाते। वो वहां लाहौर से जाकर एक सीट ली थी उन्होंने। लगारी साहब, फिर हल क्या है? फिर हल क्या है? तमाम मसाइल की निशानदेही तो हुई नहीं। मेरी बात सुने ना, उनके वालिद साहब तो अपना इसमें पाक फिजाइया में मुलाजिम थे। पाक फिजाइया के मुलाजिम के बेटे के पास कहाँ इतने वसाइल आए कि वो ऐलान चलाए? यार अपने बारे में बात करो ना, कहाँ से लाए थे आप? क्या मरी की जो लगारी साहब, ये तो फिर कानूनी इदारों का जो है बात उन पे आती है ना। सारा एहतसाब तो उन्होंने करना है। नैब के केसेस थे, वो नैब पेश होते रहे, आपके सामने रिहाई मिली है और अभी नैब ऑर्डिनेंस में ही एक नया ऑर्डिनेंस लेके आए हैं उसके कानून में तरमीम के लिए मौजूदा सेटअप ही। हाँ जाहिर है वो सफाइयाँ करनी है इन्होंने। और एक अच्छा काम ये किया है इन्होंने, मेरे ख्याल में बहुत बुरा काम किया है, शर्मनाक है कि 40 दिन का रिमांड जो है वो रखा गया है। क्या करेंगे 40 दिन? उस आदमी को अचार बनाकर उस अचार को जो है बाजार में तकसीम करेंगे 40 दिन तक? क्या करना है? और फिर ये कि अगर किसी ने गलत इल्जाम लगाया तो उसकी सजा जो है 2 साल रखी गई है। ये क्या बात हुई?
जी। हम लोगों की जिंदगियां तबाह कर देते हैं, बर्बाद करके रख देते हैं, लोगों से जिंदगियां छीन लेते हैं और कहते हैं कि जनाब इनको 2 साल सजा दे दो। ये मेरे ख्याल में ये जो तरामीम लाई जा रही हैं ये लेपापोती हो रही है, और इस कानून को बरकरार रखना है। ये कानून पाकिस्तान और ये कानून एक साथ नहीं चल सकेंगे, इसलिए कि साहब अब तक जो हुआ है हमने देख लिया है। परवेज मुशर्रफ, बल्कि उससे भी पहले वो जब उसका एहतसाब ब्यूरो था, एहतसाब रहमान का, सैफुर रहमान का, उससे लेकर अब तक हमने किस तरह से हमने वो काले सुनी हुई हैं जो एहतसाब रहमान। लगारी साहब, ये इसके साथ साथ जो डिफेमेशन लॉ है इसकी मंजूरी करवाई जा रही है, पंजाब के अंदर करवाई जा रही है, बस इसकी क्या वजह है? जनरल ज़ियाउल हक ने एक कानून मंजूर किया था अपने दौर में, आखिरी दौर में, कि अगर किसी के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया जाए और अगर वो वाकई सच्चा भी हो, उसके सबूत भी हों और सारा कुछ मौजूद, तब भी जो इल्ज़ाम लगाएगा उसके खिलाफ डिफेमेशन का केस होगा। ये वही कानून है, इसी तरह के कवानीन हैं। और कोई लेकिन ये पंजाब में ही क्यों लगाया जा रहा है, पूरे मुल्क में क्यों नहीं? इसलिए कि पंजाब में इक़्तिदार है मुगलिया खानदान का, तो जाती उमरा का मुगलिया खानदान वहां से हुक्मरानी कर रहा है और बादशाहत कर रहा है, और बादशाहों के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। आपको पता है कि बादशाहों के खिलाफ बोलने पर जुबान काट दी जाती है, अनारकली को जो है दीवार में चुनवा दिया जाता है। ये होता है मुगलों के दौर में, यही होता रहा, और अब हमारे दौर के मुगल ये हैं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो, पाकिस्तान को आपने वक्त दिया, अपना सियासी तज्जिया पेश किया सारी सूरत हाल पे, और लगारी साहब की जानिब से जो कहा गया, जो मुझे समझ आई सारी बात से, वो ये है कि तमाम सियासी जमातें बस आपस में ही लगी हुई हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए। मुल्क का, आवाम का किसी को ख्याल नहीं है जी।